नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 7 नवंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है, साप्ताहिक आर्थिक सत्र की जो क्लास है वो आज रात 8 बजे से इसी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करी जाएगी, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको पृष्ठ संख्या 8 पे मिलेगा। इसको आप जीएस के सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग शासन व्यवस्था और संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इस आर्टिकल में बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा हुआ है। समान नागरिक संहिता इसको कहते हैं। इस आर्टिकल में राइटर ने कुछ पॉइंट्स ऐसे उठाए हैं कि क्यों सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं करना चाहिए। तो वो पॉइंट्स हम जान लेंगे, जिससे यदि हमारे मुख्य उत्तर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है कि इसके पक्ष में या विपक्ष में या इसकी आलोचना करने में, तो हमें वो अच्छे से पॉइंट मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। देखिए, आपको पता ही होगा इसके बारे में कि जब भी इसकी बात होती है तो बात होती है कि पूरे देश के अंदर जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उनके कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं। वो कौन सी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब हर धर्म में क्या होता है, इनके बारे में जो कानून होते हैं, जो विधियां होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो इन्हीं सारी प्रैक्टिसेस के लिए एक कॉमन कोड बनाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, सिविल का मतलब हो जाता है जो नागरिक कानून होते हैं हमारे। ठीक है, तो अब नागरिक कानूनों में हर टाइप के कानून की बात नहीं कर रहे हैं, केवल वो इन प्रकारों की बात कर रहे हैं। अब देखिए, आपको पता भी होगा कि हमारे संविधान जब बना तो आर्टिकल 44 जो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा करता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और ये क्या होते हैं? ये हमारे डीपीएसपी हैं, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उनके बारे में है। अब वापस चलते हैं अपने आर्टिकल में और यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हैं उनके बारे में जरा चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका संदर्भ क्या था कि आपको पता है कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो वहां के जो करंटली गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने घोषणा करी है कि यदि हमारी सरकार बनेगी ना, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में लाएंगे। तो इस वजह से ये टॉपिक जो था चर्चा में आ गया। अब यहां पर देखिए, राइटर जो है वो पहले यहां पे इस खंड में बताएंगे कि संविधान सभा का इस बारे में क्या कहना था। तो यहां पर आर्टिकल 44, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। बट राइटर यहां पे कहते हैं कि जो ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। यानी कि जिस तरीके से हमारा पार्ट 3 है मौलिक अधिकारों का, तो कोई भी हमारे मौलिक अधिकार छीनने का प्रयास करता है तो इसके लिए हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। हमारे पास आर्टिकल 32 है, 226 आर्टिकल है, ठीक है। परंतु जो पार्ट चौथा है, इसको कोई फोर्स नहीं कर सकता, और ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनको अपनाना चाहते हैं कि नहीं। तो पहली चीज तो संविधान सभा ने ये बोली, इस वजह से इसको पार्ट 4 में रखा गया, ना कि 3 में। तो ये कोई हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अब राइटर दूसरे खंड में यहां पर ये बताते हैं कि संविधान सभा में कई सारे सदस्य थे जिनके अलग अलग मत थे। अब जैसे यहां पर एक सदस्य के बारे में जिक्र करते हैं, नजीरुद्दीन अहमद। ये बंगाल से थे संविधान सभा के अंदर। तो इनका कहना यह था कि जो भी ये धार्मिक प्रवृत्तियां होती हैं, जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने धर्म से जुड़ी हुई चीजों को फॉलो करते हैं, उनसे हमारी आस्था का जुड़ाव बहुत गहरा होता है। तो उसको हटाना नहीं चाहिए, उसको अलग नहीं करना चाहिए, इनका यह कहना था। और इन्होंने दूसरी बात यह भी कही कि भाई, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 है, तो 25 हमको धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अधिकार देता है। तो यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी होता है तो यह तो धार्मिक स्वतंत्रता का सीधा सीधा उसका खंडन हो जाएगा। तो इस वजह से इसको नहीं आना चाहिए। बट वो ये भी कहते हैं कि हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, इसके आइडिया के विरुद्ध नहीं है। इसको ग्रेजुअली, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके हमारे समाज के अंदर इसको लाना चाहिए, तब ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसी तरीके से हमारी संविधान सभा के सदस्य थे के एम मुंशी जी। तो इनका यह कहना था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यह किसी भी तरीके से आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करता है। तो यदि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाते हैं तो ये तो सारे धर्मों के लिए एक कॉमन नियम बन जाएगा। और यही धर्मनिरपेक्षता कहती है कि जब भी कोई भी विधि और कानून बनाया जाएगा ना, तो उसमें धर्म को बीच में नहीं लाएंगे, धर्म को राजनीति से तटस्थ रखना है। दूसरा, के एम मुंशी जी ने यह भी कहा कि ये राष्ट्र की एकता के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर एक कानून रहेगा तो इससे हमारी जो अखंडता है, जो एकता है, वो बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा
जब बात करते हैं हम लोग इक्वालिटी की, समानता की, तो यहां पर महिला को पुरुष के बराबर समानता का अधिकार मिल सकेगा। यहां पर B.R. अंबेडकर जी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अपनी टिप्पणी दी थी। तो उनके अनुसार उन्होंने जो ये बात कही थी कि ये प्योरली वॉलंटियर होना चाहिए। वॉलंटरी का मतलब है कि भाई ये स्वैच्छिक होना चाहिए, कि आप अगर अपनाना चाहते हैं, कोई भी राज्य अपनाना चाहता है तो वो उसको स्वेच्छा से अपना सकता है। तो ये तो हो गए वो सारे उदाहरण जो संविधान सभा के विभिन्न विभिन्न लोगों ने दिए। दूसरे खंड में राइटर ये बताते हैं कि भाई इंडिया के पास जो सीआरपीसी है या जो आईपीसी है, इसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आप देखोगे जो पुलिस होता है वो राज्य का विषय होता है, तो राज्य के अंदर जो कानून होते हैं, तो राज्यों ने यहां पर राइटर बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा अमेंडमेंट इन्हीं कानूनों में कर रखे हैं। तो हर राज्य के अंदर हर चीज का अलग कानून है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि किसी राज्य में ऐसा होगा कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो जो बाइक चला रहा है वो भी हेलमेट पहनना उसका भी अनिवार्य है, और जो पीछे बैठा है पिलियन उसका भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। परंतु बहुत राज्यों में ऐसा नहीं है, तो ये सारे नियम में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो पहले तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो बेसिक नियम है उसमें एक रूपता लाए। कई जगह पर राइटर बताते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है इसमें एक रूपता नहीं है। यहां पर राइटर बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक उदाहरण लेता है गोवा का। यह बताता है कि गोवा को देखिए, गोवा ने भारत में इकलौता ऐसा राज्य जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लागू करा है। परंतु राइटर यहां पे बताते हैं कि आप गोवा का इतिहास देखेंगे तो यहां पर 1867 में जो पुर्तगाली थे उन्होंने गोवा सिविल कोड के नाम से एक नियम निकाला था, और इस नियम के अनुसार अगर बात करी जा रही है तो हिंदुओं को पॉलीगैमी की व्यवस्था करी गई थी, यानी कि बहु विवाह की बात हिंदुओं के लिए करी गई थी। जो शरीयत एक्ट होता है, जो शरीयत एक्ट मुसलमानों के ऊपर लागू होता है, वो गोवा में जो मुस्लिम्स थे उनके ऊपर नहीं लागू करा। मैक्सिमम जो कानून थे वो पोर्तुगीज लॉ के अकॉर्डिंग ही गवर्न होते थे, या जो बात करी जाती है शास्त्रिक हिंदू लॉ के अंडर में गवर्न होते थे। यहां पर कैथोलिक्स के बारे में भी बोला जाता है कि कैथोलिक्स के लिए भी कुछ नियम इन्होंने बनाए थे कि वो जब अपने विवाह करेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। दूसरा, जब उन्हें विवाह विच्छेद करना होगा तो ये चीज वो चर्च में जाके कर सकते हैं। तो अब ये देखिए चर्च में जा रहे हैं यहां पर, तो अगर आप इसको देखोगे तो भाई यहां पर भी तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात में जो इलेक्शंस होने वाले हैं तो वहां पर सरकारों ने इस टाइप के वादे करना स्टार्ट कर दिए हैं। उसी तरीके से राइटर बताते हैं कि उत्तराखंड में 2019 में वहां की सरकार के मैनिफेस्टो में इन्होंने घोषणा करी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक समिति बनाएंगे जो हमको बताएगी किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करना है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में राइटर यहां बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे 2 केसेस के बारे में चर्चा हो रही है, और ये दोनों ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। एक शाह बानो का केस यहां पर राइटर बताते हैं और दूसरा सरला मुदगल का। तो दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें जो हमारा आईपीसी सीआरपीसी होता है और जो भी ये पर्सनल लॉ बोर्ड होते हैं, इनके बीच में हमें एक ऐसा नियम निकालना होगा जो दोनों में एक बैलेंस रखता हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सरकार को बोला भी था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ ना कुछ रिपोर्ट जो है वो तैयार करिए। अब देखिए यहां पर राइटर बताते हैं कि अगर विधि आयोग के बारे में यहां पर बात करें कि विधि आयोग का इस विषय पे क्या कहना है, तो यहां पर 2018 में विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी थी। तो उस रिपोर्ट में यह बोला था कि यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरली नीड यूनिफॉर्मिटी, मतलब हमें अगर एक राष्ट्र बनना है तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि एक राष्ट्र के अंदर यूनिफॉर्मिटी हो, एक समान सब चीजें हो। देखो भारत एक बहुत ज्यादा विविधता भरा देश है, जरूरी नहीं है कि एक रूपता, एक राष्ट्र बनने के लिए हमें अंदर एक रूपता ही लानी पड़े। तो 2018 में विधि आयोग ने बोला था कि अभी के लिए फिलहाल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये ना ही आवश्यक है और ना ही इसकी कोई नीड है। हालांकि कमीशन ने यह भी बोला था कि जो शादी होती है या जो तलाक होता है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, जहां पर स्त्रियों के अधिकार की बात आती है तो वहां पर सरकार को उस खंड के लिए कुछ नियम और कानून बनाने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस आर्टिकल में आए थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 12 पर मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग जैव विविधता और पर्यावरण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पिछले कई दिनों से द हिंदू में आर्टिकल आ रहे हैं जैव विविधता को लेकर। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था अमूर फाल्कन के बारे में, ठीक है। अब देखिए ये स्नो लेपर्ड के बारे में आर्टिकल आया है। बेसिकली ये आर्टिकल है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखिए बेसिकली एक जगह है जोजिला पास के बारे में सबने सुना होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है, इसको याद रखिएगा। तो जोजिला और बाल्टाल इनके बीच में क्या हुआ है ना, जो स्नो लेपर्ड है इसको देखा गया है। अब यहां पर कैमरे लगे हुए थे,
तो यहां पर ऐसा पाया गया कि स्नो लेपर्ड की उपस्थिति दर्ज करी गई है। अब स्नो लेपर्ड के साथ साथ यहां पर कुछ और जानवरों को भी देखा गया है, जैसे यहां पर बात करते हैं ब्राउन बियर की, कश्मीरी मस्क डियर की, तो इनकी भी उपस्थिति इस कैमरे के दौरान नोट करी गई है। अब आप कहोगे कि अगर स्नो लेपर्ड दिखा है तो इसमें इतनी बड़ी उपलब्धि क्या हो गई है। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। अगर स्नो लेपर्ड की बात करते हैं ना, हिम तेंदुआ इसको बोलते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली हैं। पहले एक बार लोकेशन देख लेते हैं कि ये जो जहां पर इसको देखा गया है वो कहां पर है। अब देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये जोजिला पास है, ठीक है। ये लोकेशन आप देख रहे हो बालटाल है, तो बालटाल से जो ये रोड जाती है इधर की तरफ, इसी बीच में जो स्नो लेपर्ड है और जो बियर मैंने आपको बताया, जो कश्मीरी डियर थे, इन सबको देखा गया। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां पर इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वो वल्नरेबल है। पैंथरा यूनिशिया ये इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। इसका हैबिटेट कहां पर इसकी अनुकूल दशाएं होती हैं, तो हाई माउंटेन्स जो होते हैं वहां पर इसकी दशाएं पाई जाती हैं रहने की। आप ये वाला जो मैप देख पा रहे हो, इसमें जितना ये येलो वाला पोर्शन है यहां पर स्नो लेपर्ड की उपस्थिति दर्ज करी जाती है। तो मैक्सिमम आप पोर्शन देखोगे तो ये कहां पर है, हिमालय में। और हिमालय में भी जम्मू कश्मीर का जो रीजन है यहां पर देखो तो मैक्सिमम स्नो लेपर्ड यहां पर पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें 12 देश ऐसे हैं जहां पर ये पाया जाएगा, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, ठीक है। तो इसको एक बारी देख लेना, ऐसे ही याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल से देश हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि भाई इनको अगर कैमरे में इनकी फोटो देखी गई है तो इसमें इतना चर्चा क्यों रही है इस विषय पे। देखिए, जो ये स्नो लेपर्ड होता है ना, ये इस बात का सूचक होता है कि जो भी हाई एल्टीट्यूड के एरिया होते हैं, जो भी हमारे पहाड़ी एरिया होते हैं, बर्फ से ढके हुए जो एरिया होते हैं, उसमें यानी कि जैव विविधता की कंडीशन बहुत अच्छी है अगर ये स्नो लेपर्ड यहां पर देखा जाता है। यानी कि जो हमारे ये पहाड़ी एरिया हैं इसमें जलवायु परिवर्तन का या मानव गतिविधियों का उतना असर नहीं हुआ है। इस वजह से ये प्राणी जो है ये हमारी जैव विविधता और पर्यावरण दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर बात करें कि भाई जो स्नो लेपर्ड होता है इसको खतरे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला खतरा तो है इसके ट्रेड का। देखिए, कुछ चीजें पर्यावरण में कॉमन होती हैं, एक तो ये ट्रेड हो गया। दूसरा, जब हम लोग हैबिटेट बात करते हैं, यानी कि अगर किसी जानवर का, जीव जंतु का व्यापार होता है तो उसकी संख्या में कमी देखी जाती है। यदि उसका जो निवास है वो नष्ट होता है तो भी उसकी संख्या में कमी देखी जाती है। तो इसकी कमी में सबसे पहला जो कारण है वो है ट्रेड का। दूसरा कारण क्या है, किलिंग्स का। और ये कौन सी किलिंग है, देखिए ये क्या होता है ना, स्नो लेपर्ड जो होता है ये लोकल के जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वहां पर ये उन किसानों के गांव में यहां पर एंटर कर जाता है। तो यहां पर क्या है कि ह्यूमन और जो वाइल्ड का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से इसकी किलिंग कर दी जाती है। तो ये भी इनकी संख्या कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा मैंने आपको बताया हैबिटेट के फ्रेगमेंटेशन का। अब इसका कारण क्या है कि भाई सीधा सा मतलब है क्लाइमेट क्राइसिस, जलवायु परिवर्तन होता है तो उतनी जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ता है, तब ये लोग इनके जो रहने का उचित तापमान होता है इनको नहीं मिल पाता। दूसरा, ह्यूमन के लगातार डिस्टरबेंस करने पे ये चीज नष्ट हो रही है। प्लस अब ह्यूमन का डिस्टरबेंस किस तरीके से होगा कि भाई उसको अपने पशुओं के लिए चराने के लिए चारागाह चाहिए, तो वो वहां तक पहुंच जाता है, तो इस वजह से भी इनके हैबिटेट का नुकसान होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आईयूसीएन में जो इसका स्टेटस है वो वल्नरेबल है, यानी कि सुभेद है। इसी तरीके से साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में आता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अपेंडिक्स 1 में आते का मतलब होता है कि भाई जो भी साइट्स के हस्ताक्षरकर्ता देश होते हैं, तो उस जानवर के अगर फर हैं, हड्डियां हैं, मांस हैं, तो इन सब का जो व्यापार होता है उसको क्या माना जाता है, अवैध माना जाता है। अगर भारतीय वन्यजीव की बात करेंगे तो ये शेड्यूल 1 में आता है, तो यानी WPA के अंडर में भी इसको संरक्षण मिला हुआ है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, हेमिस जो लद्दाख में जगह है ना, हेमिस नेशनल पार्क भी है, इसको हिम तेंदुए की वर्ल्ड कैपिटल बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में इसी जगह पर हिम तेंदुआ पाया जाता है। तो हेमिस याद रखिएगा, इसकी लोकेशन कहां पर है, लद्दाख में है। भारत में अगर बात करें तो इनकी भौगोलिक सीमा, जैसे पश्चिमी सीमा की बात करेंगे तो पश्चिम में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जिस तरीके से आप देखोगे, एक मैप में आपको दिखाता हूं, तो इसी मैप में आप देखो, ठीक है। तो पश्चिमी, ये ऐसे हिमालय को काउंट कर रहे हैं, तो पश्चिमी में जम्मू कश्मीर वाला चीज आ जाएगी और यहां पर नॉर्थ ईस्ट के राज्य आ जाएंगे। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 5 पे मिलेगा। इसमें भी देखिए जैव विविधता और पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे अभी हमने स्नो लेपर्ड के बारे में चर्चा करी, तो यहां पर जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, इसकी एक नई प्रजाति की खोज करी गई है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये खोज कहां पर हुई है, वेस्टर्न घाट्स में हुई है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में आपको पता होना चाहिए सबसे मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो यहीं पर पाई जाती है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी में ऐसे प्रश्न आएगा कि
वहां पे आपको लिख देगा कि एपिस कैरिंजोडियन ये हाल ही में चर्चा में रहा है, ये किस चीज की स्पीसीज है। तो ये याद रखिएगा ये मधुमक्खी की है, तो उसका नाम याद रखिएगा एपिस कैरिंजोडियन, ठीक है। इसी को अब चूंकि ये काले कलर की दिखती है तो कॉमन नेम इसका एक नाम रख दिया गया है ब्लैक हनी बी, इसीलिए इसको ब्लैक हनी बी कह रहे हैं। देखिए ये आर्टिकल इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, जो ये मधुमक्खी है इसकी खोज यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इट इज आफ्टर ए गैप ऑफ मोर देन 200 ईयर्स, 200 वर्षों के बाद इसकी दूसरी प्रजाति की खोज करी गई है। अगर पहली प्रजाति की बात करेंगे तो उसका नाम है एपिस इंडिका, 1798 में इस मधुमक्खी को खोजा गया था। उसके बाद 2022 में एपिस कैरिंजोडियन को खोजा गया है। इस वजह से ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 2023 की प्रीलिम्स की बात करें या 24 की प्रीलिम्स की बात करें तो दोनों ही केस में आपको ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी भी यूपीएससी इस पर प्रश्न पूछ सकता है आपसे, तो दोनों ही नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं मधुमक्खी के बारे में। तो दुनिया भर में जो टोटल प्रजातियां हैं वो 20,000 के आसपास होती हैं, 4 इंडिया में ऑलरेडी रहती हैं, ठीक है। अब इसमें से ये भी याद रखिएगा 4 हैं तो 2 कैसी हैं, 2 तो पालतू होती हैं और बाकी 2 कैसी होती हैं, जंगली होती हैं। यहां पर जिस तरीके से आप नाम देख पा रहे हो तो एपिस सेराना ये जो हैं ये पालतू हैं, और एपिस मेलिफेरा इसके साथ साथ अगर जंगली जातियों की बात करेंगे तो डोरसाटा और फ्लोरिया ये दोनों जंगली प्रजातियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम जरूर समझ समझ के थोड़ा सा याद करने की प्रयास जरूर करिएगा। अब देखिए जो मधुमक्खी होती है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए बेसिक सा कि उसमें जो भी उनका समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, उसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है क्वीन, दूसरा होती है जिसको लेबर बोलते हैं, श्रमिक बोल सकते हैं, और तीसरी होती है नर, ठीक है। जो ये श्रमिक और रानी होते हैं ना, यही मादा मधुमक्खी से चुने जाते हैं और यही ऐसे होते हैं जो प्रजनन कर सकते हैं। तो ये कॉलोनियों को साफ रखने वाला काम किसका होता है, श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। और इन्हीं का काम क्या इनको दिया जाता है, पराग और जो फूल होते हैं इनके रस का जो संग्रहण करना होता है वो भी यही मधुमक्खियां करती हैं। अब चूंकि ये जब फूलों के रस का संग्रहण इनके पास होगा तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इनके पास पूरा गोडाउन है खाने का, तो बाकी जो मधुमक्खियां होंगी ना तो उनके लिए खाने का प्रबंध कौन करेगा, यही श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं। संतानों की देखभाल की बात करेंगे तो वो भी यही करती हैं। अब देखिए यहां पर ना मधुमक्खी जो है इसके लिए इतनी बात क्यों होती है, इसको बचाना, एक तो बात सही है कि 200 वर्ष बाद हुआ है, दूसरा क्या होता है देखिए जो परागण होता है मधुमक्खी ही क्या करती है, इस परागण में सहायता प्रदान करती है। अब जो फूल होता है, फूल के अंदर परागण की प्रक्रिया जो होती है, जो फूल के अंदर मेल है वहां से जो पॉलेंस होते हैं उनको उठाना और फीमेल तक लेके जाना, ये काम कौन करता है, यही मधुमक्खियां या जो कीट होते हैं वो करते हैं। तो इनका हमारी प्रकृति में रहना बहुत आवश्यक होता है, फूलों की प्रजाति के लिए भी, शहद के लिए भी, और भी बहुत सारी चीजों के लिए। इसी से ये भी याद रखिएगा वर्ल्ड बी डे के बारे में, तो ये 20 मई को मनाया जाता है और मनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो 20 मई जो है वो डेट याद रखिएगा। ये इसकी थीम है, ये भी आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी, सिंपल सी थीम है। देखिए वर्ल्ड बी डे जो है ना, मैंने आपको यहाँ पर ये नोट्स दे दिए हैं, इसको एक बारी पढ़ लीजिएगा, ये पूरा एक टाइमलाइन है। बस यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, एंटोन जानसा, ठीक है। इनकी बर्थ डेट होती है 20 मई को, इस वजह से ये जो मधुमक्खी दिवस होता है इसको मनाया जाता है, क्योंकि ये इनका मधुमक्खी पालन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। बाकी ये सामने आपके डिटेल दे रखी है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 12 पर मिलेगा, इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात कर रही है सरकार, ठीक है। आप देखिए यहां पर ANSI एक संस्था है, ठीक है। अब इसने क्या करा है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, यहां पर एक ट्राइब का नाम लिया जा रहा है, वो है जरावा ट्राइब। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है, अभी मैं आपको इसकी मैपिंग में लोकेशन दिखा दूंगा। तो जरावा ट्राइब जो होती है ना, ये ऐसे जो आप हट देख रहे हो इसका निर्माण करती है, परंतु क्या है, जरावा ट्राइब की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो ANSI जो संस्था है उसने इस ट्राइब की यानी कि इस जनजाति की जो ये एक धरोहर है इसको बचाने के लिए क्या करा है कि खुद से ही ये क्या कर रहे हैं, यही संस्था काम कर रही है कि ये आप देख पा रहे हो इस तरीके से बांस लगा के और ये पत्तियों से इस तरीके के झोपड़े बनाना, जिससे कि हमको ये पता रहे कि जो जरावा ट्राइब है वो किस तरीके के घर बना के या अपना जो शरण लेती है, वो शरण स्थल कह लीजिए आप, वो कैसा रहता है, इनकी धरोहर क्या है, ठीक है। इस वजह से ये आर्टिकल जो था वो चर्चा में आया। अब यहां पर जो जरावा जाति है ना, जनजाति, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है अंडमान का मैप और ये वाला निकोबार का है, दोनों को जो विभाजित करती है लाइन उसको क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अंडमान जो है ना, अगर आपको नहीं पता है तो उसको जान लीजिएगा, अंडमान
हम पूरे को कंबाइंड बोल देते हैं, परंतु इसका भी अलग अलग है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, तो अगर जरावा जनजाति की बात करेंगे ना, तो ये ध्यान रखिएगा, जो मिडिल अंडमान है और जो साउथ अंडमान है, ये जनजाति यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, अब यहां पर एक और लोकेशन मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो साउथ अंडमान में आपको देखने को मिलेगी, उसका नाम है बारतांग द्वीप। ठीक है, बारतांग आइलैंड, मैं यहां पे लिख देता हूं, बारतांग आइलैंड। बारतांग आइलैंड क्यों चर्चा में आया था? जो जरावा जनजाति है वो क्या है, इधर मैंने आपको बताया इस एरिया में रहती है, और साउथ अंडमान में बारतांग द्वीप है। तो जो जनजातियां हैं ना, इनका भोजन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? जैसे कछुआ हो गया, जो जली जीव जंतु होते हैं उन पे डिपेंड करता है। तो बहुत दूर इनको चल के आना पड़ता है अपना भोजन कलेक्ट करने के लिए, और ये लोग, ऐसा बोला जाता है कि बारतांग द्वीप तक आते हैं अपना भोजन कलेक्ट करने। ठीक है, बात करी जाएगी पोर्ट ब्लेयर की, तो उसकी लोकेशन याद रखिएगा, वो भी साउथ अंडमान में आता है। डंकन पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये पूछा जाएगा कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाली जो राशि है वो उसको हम लोग डंकन पैसेज बोलते हैं। ये जितने स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसको पहले रॉस आइलैंड बोलते थे, तो ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब देखिए, अंडमान निकोबार में टोटल 6 ऐसी शेड्यूल ट्राइब्स पाई जाती हैं, बट शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर भी देखिए जनजातियां होती हैं ना, इन्हीं जनजातियों के अंदर हम लोग एक और वर्गीकरण करते हैं जिसको बोलते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, पर्टिकुलर वल्नरेबल टारगेट ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो, एक जनजाति हमने घोषित कर दी, शेड्यूल ट्राइब्स, इसके अंदर भी ना कई समूह ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। उनका खेती करने का, कृषि करने का जो उनके पास साधन होते हैं बहुत ज्यादा पुराने होते हैं, बहुत ज्यादा गरीबी होती है, उनके पास अपनी कोई भाषा नहीं है, अपनी कोई लिपि नहीं है, अपनी कोई संस्कृति नहीं है। तो इतने संवेदनशील ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बोल देते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो जारवा जनजाति है ये इसी में आती है। सेंटिनल का नाम आपने सुना होगा, शॉम्पेन का नाम आपने सुना होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंगे, ग्रेट अंडमानी, तो ये सारी जो जनजातियां हैं ये सब पीवीटी ग्रुप में आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे अभी हम लोग एएनएसआई संस्था के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। फुल फॉर्म होता है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मैंने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, तो ये सारी चीजें ऑथेंटिक हैं एकदम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण बोलते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 1945 में। हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा आपको इसका? कोलकाता में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कोलकाता में। इसके साथ साथ 7 इसके रीजनल ऑफिस भी आपको मिलेंगे। अब अगर इसके काम की बात करें ना, ये काम क्या करता है, तो देखो, ध्यान से देखो, टू स्टडी द ट्राइब्स एंड अदर कम्युनिटीज, ये जनजातियों के बारे में अध्ययन करता है, उनके कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, जो भी इसको अवशेष मिलते हैं कंकाल के फॉर्म में, तो इसको प्रिजर्व रखना, जो भी प्राचीन हमारे इतिहास से जुड़े हुए चीजें हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी होती है ना, इसके बारे में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करना। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 10 पे मिलेगा, इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं। यहां पर भी देखिए हम लोग कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये आर्टिकल में बेसिकली अभी तो फिलहाल इसमें इतना ही आया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, तो यहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सरकार की जो नेशनल पेंशन स्कीम है, जो जो 2004 में सरकार ने लॉन्च करी थी, उसको हटा के सरकार पुरानी वाली पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दे। अब देखिए, इस वर्ष आपने देखा होगा अप्रैल माह में भी इस टाइप का प्रोटेस्ट हुआ था, कई सारे राज्यों के अंदर यह विरोध करा जा रहा था, और कई सारे राज्य यहां पर ऐसे भी थे जो अपने राज्य के अंदर चाहते हैं कि पेंशन जो स्कीम है उसका पूरी तरीके से बदलाव हो जाए, ये जो नई स्कीम है इसको हटा दिया जाए। अब देखिए, यहां पर इनका मुद्दा क्या है जो इस आर्टिकल में निकला है। यहां पर ये लोग ये कह रहे हैं कि पुरानी वाली जो पेंशन स्कीम थी ना, उसमें हमें 50% पेंशन मिलती थी। किस चीज का 50%? जो व्यक्ति का आखिरी वेतन होता था। व्यक्ति मान लीजिए रिटायर होने वाला है, तो रिटायर होने के समय जितनी उसकी सैलरी होगी उसका 50% उसको पेंशन में मिलेगा। दूसरा केस यहां पर यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को भी एक पेंशन का कुछ हिस्सा दिया जाएगा। अब यहां पर क्या है, देखिए जिस तरीके से उदाहरण दे रखा है, यहां पर 50% की जगह अब कितना मिलता है? केवल 15% मिलता है। यहां पर उदाहरण की दे रहे हैं कि जिसकी सैलरी मान लीजिए 30,500 रुपए है रिटायर होने पे, यानी कि आखिरी वेतन उसका ये है, तो कायदे से उसको 50% के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था? 15,250 रुपए। परंतु उसको मिल कितना रहा है? उसको मिल रहा है 2,417 रुपए। तो ये देखिए 15,000 की तुलना में तो ये बहुत कम है। अब यहां पर विरोध इसी चीज का हो रहा है कि भाई
जिस हिसाब से चीजें महंगी हो रही हैं, उस हिसाब से 2400 रुपए तो कुछ भी वैल्यू नहीं करता है यहाँ पर। तो हमारे लिए तो 15% बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करो, यही 50% वाली जो स्कीम है उसी को फिर से लागू करो। अब बाकी इस आर्टिकल में थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल है, हमें उसमें नहीं जाना है। जो मेन मुद्दा था ये 50% वाला, ये मैंने आपको बता दिया। अगला आर्टिकल देखिए, पृष्ठ संख्या 7 पर आपको मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग सरकारी नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली इस चीज को आप इससे भी जोड़ सकते हो, स्वास्थ्य से भी जोड़ सकते हैं। अब चूंकि यहां पर एक्सीडेंट्स की बात हो रही है, तो यहां पर मानव संसाधन की हानि की बात हो रही है। इस आर्टिकल में ना, इस आर्टिकल में टोटल आप इसका यूज कर सकते हैं अपनी मुख्य उत्तर परीक्षा में। अब जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो पूर्व और प्रथम सीडीएस थे बिपिन रावत जी, तो उनका भी निधन जो था वो ऐसे ही एक दुर्घटना में हुआ था। यहां पर रिपोर्ट आई है कि हेलीकॉप्टर के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके क्या क्या कारण हैं भारत के अंदर। इन सारे चार्ट्स में ना ये मुख्यतः कारण बताए हैं, जो मैं आपको बताता हूं इसका एकदम समराइज वे में। यहां पर इस आर्टिकल की शुरुआत होती है कि अक्टूबर 13 जो अभी गया है उसमें 3 एक्सीडेंट देखे गए हेलीकॉप्टर के। फिर अक्टूबर 5 में एक आर्मी के हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट देखा गया, जिसको चीता हेलीकॉप्टर कहते हैं। केदारनाथ वाला आपने इंसिडेंट सुना होगा, अक्टूबर 18 में केदारनाथ को में जो यात्रियों को ले जा रहा था हेलीकॉप्टर, वो भी क्रैश कर गया। अक्टूबर 21 को भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। तो बेसिकली अक्टूबर में आप देखोगे तो 4 से 5 एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो इसी वजह से ये देखिए, इसकी हेडिंग में भी अक्टूबर लिख के आया है। अब जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहला इन्होंने ये बताया है टाइम के बारे में। तो टाइम में इन्होंने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें से 46% एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग के समय होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर में रात में उड़ने की सुविधा नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है जब वो उड़ेगा नहीं तो उसमें एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। दिन में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, इस वजह से यहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए, फेज ऑफ एक्सीडेंट का मतलब है कि एक्सीडेंट जिस समय होता है, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, उस समय हेलीकॉप्टर क्या काम कर रहा होता है। वो क्रूज कर रहा है, वो लैंड कर रहा है मतलब उतर रहा है, या टेक ऑफ कर रहा है ऊपर जा रहा है। क्रूज का मतलब होता है जब वो हवा में उड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा केसेस देखे गए हैं, लगभग लगभग 54% केसेस जो हैं वो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के ही एक्सीडेंट में देखे गए हैं। अब अच्छा, इसका रीजन क्या बता रहे हैं? तो सबसे मेन जो यहाँ पर रीजन है, यानी कि 40% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो पायलट की गलती की वजह से यहाँ पर इस रिपोर्ट में आया है। हार्श वेदर का जो केस है वो 19% के आसपास आया है। मेंटेनेंस नहीं होता। देखिए, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुख्य उत्तर परीक्षा में आप इसी चीज को हेडिंग बना बना के आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला तो पायलट एरर हो गया, दूसरा हार्श वेदर हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया कि हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस समय पर नहीं होता, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है क्रूज करते टाइम पे। यहां पर देखिए, केबल हिट से 9% केसेस हो रहे हैं। केबल हिट का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है पहाड़ी इलाकों में जो यहाँ पर केबल्स लगती हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ तो नोटिफिकेशन आप लगाओ, कुछ रेड कलर की लाइट या कुछ ऐसा रिफ्लेक्टर वो लगाते नहीं है, जिससे क्या होता है कि वो उसमें से फंस के हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। पावर लॉस के भी 4% देखे गए हैं। बर्ड स्ट्राइक 1%, ये भी एक केसेस आया है। अब इस वाले ग्राफ में ना यहां पर यह बताया गया, एक संस्था है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ICAO। ये संस्था ने यह बताया कि जो भारत की एविएशन इंडस्ट्री है ना, उसके लिए कुछ पॉइंट बड़े चिंताजनक हैं। इन्होंने 2016 से 2018 तक एक ऑडिट करा, और उस ऑडिट मतलब एक रिव्यू करा, और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाई। अब ऐसा नहीं था कि भारत में ही ऑडिट करते हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड भी ऑडिट करते हैं। तो इन्होंने भारत को वर्ल्ड से कंपेयर करा है इस ग्राफ के अंदर। यहां पर टोटल 8 पैरामीटर कह लीजिए, 8 फैक्टर थे जिसके ऊपर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। उस 8 पैरामीटर में 6 पैरामीटर में तो इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। 2 पैरामीटर्स में जो बाकी वर्ल्ड है उसके कंपैरिजन में इंडिया की स्थिति नहीं अच्छी है। और वो 2 पैरामीटर कौन कौन से हैं? एक तो है यहां पर लाइसेंसिंग का, और दूसरा है सिविल एविएशन, जो हमारा उड्डयन विभाग है उसके संगठन का। यहां पर बताया जाता है, देखिए, लाइसेंसिंग में जो भी लाइसेंस देने वाली संस्था है उसको बहुत अच्छे से प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, किसी भी व्यक्ति को या किसी संस्था को
हेलीकॉप्टर या और कोई विमान उड़ाने का लाइसेंस तब जारी करना चाहिए। एक अपनी ये रिक्वायरमेंट सेट करें कि वो रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करेगा उसी को ये लाइसेंस देंगे। दूसरा, यहां पर जो संगठन है इसके पास यहां पर ये रिपोर्ट बताती है कि फंडिंग की बहुत कमी है, जिससे जिससे इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहां पर देखिए एक प्रॉब्लम आ रही थी इम्प्रॉपर मेंटेनेंस की, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि यहां पर प्रॉपर फंडिंग नहीं होती, पैसा नहीं होता। तो यहां पर इनको पर्याप्त रूप से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इनको पहले इकट्ठा करना चाहिए। और देखिए इसका सीधा सा फर्क कहां पड़ता है, लाइसेंसिंग में सीधा सा फर्क पड़ जाता है कि पायलट की एरर हो जाती है। भाई 40% एक्सीडेंट केवल इस कारण से हो रहे हैं, तो यानी कि इनको लाइसेंसिंग कौन दे रहा होगा? संस्था दे रही होगी। तो यहां पर देखिए 40%, और दूसरा अगर इसको आप मिला दो तो 24% एक्सीडेंट केवल इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको जानना बहुत आवश्यक था। चलिए आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। पहला तो मैंने आपको स्नो लेपर्ड के बारे में बताया, तो आप मेरे को बताएंगे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड क्या था। दूसरा प्रश्न है मीठी क्रांति के बारे में। दोनों ही प्रश्न कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए इसकी प्रासंगिकता और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौती का परीक्षण करें। देश में मधुमक्खी पालन क्षेत्र के सामने आने वाली संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करें और बताएं कि इसकी पूरी क्षमता का विकास करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। दोनों प्रश्नों को करने का प्रयास जरूर करिएगा। आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। मैंने टू द पॉइंट आपको आर्टिकल्स को समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। द हिंदू के अगले सत्र में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।